जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे ईरान की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं उस युद्ध की जो कल से ईरान की धरती पर और अलग अलग देशों में अमेरिका के मित्र देशों की धरती पर लड़ा जा रहा है। आपको तो पता ही होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर सहित पूरी पूरी सरकार, पूरी लीडरशिप को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया है। सवेरे सवेरे 8:15 पर कल हमला होता है उस बिल्डिंग में जहां पर पूरी की पूरी सरकार, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी के साथ साथ मौजूद थे। कारण आप जानते हैं, अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ईरान कैसे परमाणु बम बना लेगा। 10 वर्षों से ज़्यादा से दबाव बनाया जा रहा था ईरान के ऊपर कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। सवाल बड़ा है, जवाब इसका आगे भी जरूर ढूंढा जाना चाहिए। आखिर ईरान परमाणु बम क्यों नहीं बना सकता है? क्या ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि परमाणु बम कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा? क्या ये इजराइल डिसाइड करेगा कि कौन सा देश परमाणु संपन्न होगा, कौन सा नहीं होगा? नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम हो सकता है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकवादियों के अड्डे पलते हैं, पौध बनती है, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, छोटे छोटे आतंकवादी वहां पर, और आसपास के देशों में, भारत में दहशतगर्दी के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन परमाणु बम बना सकता है। बहुत सारे परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद कभी नहीं उड़ती है, ना ही बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उनकी नींद उड़ती है। तो फिर सवाल यही उठता है ना, सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि आखिर अगर ईरान एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, सॉवरेन स्टेट है, तो उसे आखिर ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना ले? अमेरिका ये कह सकता है, इजराइल ये कह सकता है कि एक ऐसा राष्ट्र ईरान, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉक्सीज है। प्रॉक्सीज से मेरा मतलब ये है कि फिलिस्तीन के हमास, लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूथीज जो गाहे बगाहे हर आए दिन हमला करते हैं। लेकिन इसका भी जवाब यहीं पर है, पाकिस्तान तो आतंकवादियों के अड्डे से भरा पड़ा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भारत ने जो हमला किया था वो आतंकवादियों के अड्डे पर ही किया था, और जितने भी आतंकवादियों के अड्डे थे, बहावलपुर हो, मुरिदके हो या कहीं भी हो, पीओके में कहीं भी हो, भारत ने बर्बाद कर दिया था। तो अगर पाकिस्तान जैसा राष्ट्र है, उसके पास ये अधिकार है कि वो परमाणु बम बना सके, न्यूक्लियर डिटरेंट रख सके, तो ईरान के पास ये क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने से पूरी दुनिया बचती रही, यूनाइटेड नेशंस बचती रही, और अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल कोई और था, वो ऐसे ही एक तरफा फैसले लेता रहा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता रहा ईरान के ऊपर, और लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। बार बार ये कहा जाने लगा कि हम आपको परमाणु कार्यक्रम चलाने नहीं देंगे। अब सवाल यहाँ पर दूसरा ये भी उठता है कि आखिर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो किस ऊंचाई तक पहुँच चुका है, कहाँ तक पहुँच चुका है, और परमाणु बम बनाने के कितने करीब है ईरान। जो जानकारी निकल कर लगातार आ रही है उसके अनुसार अमेरिका और इजराइल यही कहते रहे हैं कि जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसमें ईरान अब तक 60% से ज़्यादा प्योरिटी पा चुका है। यानी कि अब ज़्यादा दूर वो नहीं था, वो जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता था, परमाणु बम बना सकता था। आपको भी ये पता है, पूरी दुनिया को ये पता है कि कोई भी राष्ट्र अगर परमाणु बम बनाता है तो वो इसलिए बनाता है कि वो एक न्यूक्लियर डिटरेंट होता है। यानी कि कोई भी दूसरा देश अगर उसके ऊपर हमला करता है तो इसे इस बात का ख्याल होता है कि इसके पास परमाणु बम है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया पर कोई सीधा हमला नहीं करता। यही कारण है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब मई में पिछले कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था और पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन मारे जा रहे थे, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच रहा था। डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन यही कहते हैं कि मैंने दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में जो युद्ध होने वाला था, मैंने उसको रुकवा दिया। वो बार बार यही कहते हैं कि दोनों के पास परमाणु बम है।
ऐसे में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता, एक युद्ध का रूप लेता, तो हो सकता है कि ये परमाणु युद्ध में बदल सकता था। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास परमाणु बम है तो पूरी दुनिया आपसे डरती है, अमेरिका भी डरता है। और अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो अमेरिका दौड़ा आता है, नेटो दौड़ा आता है और कहता है कि आप युद्ध बंद करो। भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका ने यही किया था। बार बार बड़बोले ट्रंप यही कहते हैं कि हम 200% का टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे अमेरिका और भारत को। हम ये कह रहे थे कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, और आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझाने में बातचीत के टेबल पर, और एक दिन अनाउंसमेंट अमेरिका ने कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो रहा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो रुक गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान जैसा आतंकिस्तान देश, उसके पास परमाणु बम हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप आराम से चैन के नींद सो सकते हैं व्हाइट हाउस में, तो ईरान को क्यों नहीं बनाने की परमिशन होनी चाहिए? वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसके भी नागरिकों के अपने अधिकार है, वहाँ की सरकार के अपने फैसले हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगातार अमेरिका दबाव बनाता रहा और आज स्थिति ये है, परमाणु हथियारों का खौफ दिखाकर दुनिया को एक आई वाश दे करके अमेरिका ने कल हमला कर दिया, इजराइल ने कल हमला कर दिया ईरान की धरती पर। और पूरी की पूरी जो सरकार थी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei के साथ, उनका रक्षा मंत्री, उनका एडवाइज़र और साथ में बहुत सारे अलग अलग उनके अधिकारी, साथ में उनका पूरा परिवार, बेटी, उनका दामाद और साथ में नातिन, ये सब के सब एक झटके में मारे जाते हैं और पूरी दुनिया खामोशी से देखती रहती है। कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती है। कल सवेरे 8 बजे के बाद आज दूसरा दिन है, रात के 9 बजने वाले हैं और अभी तक न तो रूस की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया आई है, न चाइना की तरफ से आई है, ना ही दुनिया का कोई ऐसा देश है, ना ही यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कुछ कह दिया हो जिससे एक बार चिंता की लकीर माथे पर आ जाए डोनाल्ड ट्रंप के। वो तो खुश हो रहे होंगे, वो तो हंस रहे होंगे, वो तो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जो मैंने पहले बार बार कहा था कि अगर परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है ईरान तो हम उस पर हमला करेंगे, हम वहाँ सत्ता को बदल देंगे। लेकिन बात सत्ता को बदलने की थी, वहाँ पूरी की पूरी सरकार की हत्या करने की नहीं थी। जब दुनिया को ये पता चला कि खamenei को मार दिया गया है तो भरोसा नहीं हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सवेरे सवेरे ट्रुथ सोशल पे जब ये जानकारी दी कि खamenei को मार दिया गया है तो पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर रही थी। उन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनकी बात का भरोसा करे तो कैसे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ईरान की मीडिया ये बताने लगी कि हाँ ये सच है, खamenei को मार दिया गया है उनके परिवार के साथ, उनके नेताओं के साथ, उनके मंत्रियों के साथ, उनके कमांडर इन चीफ के साथ। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश कौन सा हथियार रखेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ और कौन से देश की सरकार किस तरह चलाई जाएगी, वो अपनी रक्षा कैसे करेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये जो आज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कल से ईरान की धरती पर, वो कोई पहला नहीं है। इसके पहले भी 2025 की बात है, 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, साथ में अमेरिका भी था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जून में, उसमें हो ये रहा था कि एक बार फिर से ईरान को कहा गया था कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दो। नहीं मान रहा था तो ईरान पे हमला कर दिया इजराइल ने। और जब पलटवार करता था ईरान, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स मारता था, ड्रोन्स जब मारता था इजराइल की तरफ, तो उसे हवा में न्यूट्रलाइज कौन करता था? अमेरिका करता था। आयरन डोम है इजराइल के पास, वो भी करता था। यानी कि अगर 100 मिसाइल्स अगर ईरान की तरफ से आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, तो लगभग 90 को आयरन डोम और अमेरिका में जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के आसपास न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी इजराइल का नुकसान नहीं होता है क्योंकि उसके पास मित्र है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसा ईरान के पास नहीं था। ईरान के भी मित्र देश है, उसके पास प्रॉक्सीज है, मिलिशिया गुड्स है, और कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हुथीज है। लेकिन एक तरफ अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र और एक तरफ इजराइल। इजराइल के बारे में आप सब जानते हैं, आपको भी पता है कि जब भी किसी भी देश को, किसी भी मिलिशिया गुट को
अगर एक बार दुश्मन मान लेता है इजराइल, तो उसका जड़ से खात्मा करके ही मानता है। और अमेरिका और इजराइल की जो निगाहें थी वो ईरान पर बहुत लंबे वक्त से थी। आपको वो दिन भी याद होगा जब हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर। वहां पर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 250 से ज़्यादा लोग किडनैप करके हमास के लड़ाकों आतंकवादियों के द्वारा इजराइल से ले जाए गए थे। और उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया था कि वो पूरी तरह से सफाया करेंगे हमास का, और उन्होंने वैसे ही किया। ग्राउंड ऑपरेशन किया, ऑलमोस्ट जितने भी लड़ाके थे हमास के सबको मार दिया गया। सुरंगों का जाल बिछा हुआ था गाजा पट्टी के नीचे में, जो हेडक्वार्टर्स होता था हमास के लड़ाकों का, उसे पानी से भर के उसे उड़ा करके बर्बाद कर दिया गया। पूरा का पूरा जो हमास का जो पूरा सेटअप था, जो आतंकवादियों का जो अड्डा था, उसे बर्बाद कर दिया गया। जो लड़ाके थे, जो आतंकवादी थे हमास के, उन्हें मार दिया गया। वैसे ही हमास के अलावा हिजबुल्लाह वाले भी बार बार हमला कर रहे थे इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद से ही, इजराइल के अलग अलग शहरों पर। तो एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जितने नेता थे सबको इजराइल ने मार गिराया। आपको यह भी याद होगा कि एक दिन ऐसा आया था जहां 5000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जेब में पेजर फट गया था और उसमें सैकड़ों घायल हो गए थे। जानकारी ये निकल कर आई थी कि जब ये पेजर बन रहा था तो उसी वक्त कंपनी से बात करके इजराइल ने उसमें बारूद भर दिया था, और एक दिन मौका ताड़ करके इजराइल ने उन पेजर्स में ब्लास्ट करवा दिया, और एक ही साथ एक ही बार में हजारों जो लड़ाके थे हिजबुल्लाह के वो घायल हो गए या मारे गए। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल ये डिसाइड कर लेता है कि इसे अगर बर्बाद करना है, इसका जड़ से सफाया करना है, तो इतिहास गवाह है, पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। बार बार यही कह रहा था इजराइल कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था हमास के लड़ाकों के द्वारा, वो ईरान की शह पर हुआ था, यानी कि ईरान के पैसे से हुआ था, ईरान की बंदूकों से हुआ था। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल बार बार कहते थे कि परमाणु बम ईरान के पास नहीं है, तब तो ये हाल है, अगर परमाणु बम बना लेगा तो पता नहीं क्या होगा। और इसीलिए 2023 के 7 अक्टूबर से ही इजराइल और अमेरिका इसी ताक में लगे हुए थे कि कब ईरान को सबक सिखा दें। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, फिर उसके बाद हूती, सब पे अटैक बार बार इजराइल करता था, ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुका था, और बाद में बचा ईरान। तो कल की जो सुबह थी वो पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल और अमेरिका ने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद मौका ताड़ा और उस घर पर हमला बोल दिया, बंकर बस्टर से अटैक कर दिया, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके रक्षा मंत्री, उनके एडवाइजर, उनके कमांडर इन चीफ, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ सब मौजूद थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब ये बम बरसाए गए थे तो उस वक्त सुप्रीम लीडर खमनेई अपने एडवाइजर और अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ के साथ मीटिंग कर रहे थे, और इसीलिए जब उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया तो एक साथ सब के सब मारे गए। तो बिल्कुल साफ है कि जो इजराइल कहता है वो करके दिखाता है। और अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या। नए वहां पर सुप्रीम लीडर आ जाएंगे या आ चुके हैं, नए कमांडर इन चीफ बन चुके हैं, नए रक्षा मंत्री वहां पर बन चुके हैं, नई उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो टेक ओवर कर चुकी है। मैं ईरान की बात कर रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दो बातें वहां पर निकल कर आती है। पहला, जो नई लीडरशिप आती है उसकी सुरक्षा का क्या होगा। दूसरा, कि अगर परमाणु हथियार बनाने से अपने आप को नहीं रोक पाता है ईरान और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे भी जारी रखता है, तो अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा। आज दोपहर की ही बात है, ट्रंप ने एक धमकी दी और कहा कि अगर ईरान लगातार हमले करता रहेगा, और ईरान कर रहा है। कल सवेरे के बाद से जब ईरान एक साथ मल्टीपल लोकेशंस पर हमला कर रहा था, 8 देशों के 14 ठिकानों पर जब हमला कर रहा था, एक साथ कर रहा था, तो ईरान के तरफ से होने वाले इन हमलों से इजराइल और अमेरिका तिलमिला रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि हम दो देशों ने मिलकर एक देश पर हमला किया और वो अकेला देश एक साथ 8 देशों पर हमला कर रहा है, अमेरिकन इंटरेस्ट पे कर रहा है, अमेरिकन एसेट्स पे कर रहा है। अमेरिकन एसेट्स से मेरा मतलब ये है जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, जो ईरान के आसपास जो वहाँ पर मित्र देश हैं अमेरिका के, उन सैन्य अड्डों पर, नेवल बेस पे, एयर बेस पे जो लगातार हमले कर रहा था ईरान, उसमें नुकसान हो रहा था।
हालांकि ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन को अमेरिका और इजराइल हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। यहीं पर ईरान मार खा गया। ईरान के पास खतरनाक मिसाइल्स का जखीरा है, लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना कारगर नहीं था, और इसीलिए मौका ताड़ करके जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो वो अपने नेता को नहीं बचा पाए। जानकारी ये निकल कर आई थी कि महीनों की प्लानिंग चल रही थी, सैटेलाइट के इमेज को मॉनिटर किया जा रहा था, इंटेलिजेंस की गैदरिंग हो रही थी और पल पल की जानकारी थी। स्ट्रेटेजी ये बनाई गई कि कोई ऐसा दिन आए जहां पर सुप्रीम लीडर खमनई और बाकी सारे मंत्री और कमांडर्स एक जगह एक ही घर में मिल जाए। जानकारी तो ये भी निकल कर आ रही है, कम से कम उन्हें इस बात का इंतज़ार था कि एक दिन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए, कोऑर्डिनेट्स आ जाए कि खमनई कहाँ है। खमनई और उनके परिवार के बारे में लगातार अलग अलग जानकारी आ रही थी। हमले के तुरंत बाद ये भी जानकारी आई कि वो सुरक्षित हैं और उन्हें किसी सेफ हाउस में ले जाया गया है। महीने भर पहले की बात है, ये भी जानकारी आ रही थी कि इन हमलों के डर से खमनई अपने परिवार सहित मॉस्को जाकर के शरण लेने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खमनई वहाँ डटे रहे, पूरी की पूरी सरकार वहाँ डटी रही और बिना डरे ट्रम्प को जवाब देती रही। आखिर यही तो नहीं मार खा गए खमनई। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना कारगर नहीं था कि जब ऐसा हमला हो तो उससे बचा जाए, और आखिरकार वही हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो खमनई रिजीम को बदल देंगे। तो बात बदलने की थी, मारने की कहाँ से आ गई। अलग अलग शहरों में पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पर लोग रो रहे हैं। और हद तो ये है, जो ईरान की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी खमनई के खिलाफ, कह रही थी कि हम खमनई रिजीम को बदल देंगे, सत्ता में परिवर्तन कर देंगे, आज जब उनकी मौत हो गई है तो उसके बाद सड़कों पर लाखों लोग निकल आए हैं, अलग अलग शहरों में ईरान में रो रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका ने गलत किया, इजराइल ने गलत किया। आपको ये लग रहा होगा कि आखिर जब यही प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर जब रिजीम बदलने की मांग कर रहे थे तो अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, आज वो रो क्यों रहे हैं। इसका कारण इसका जवाब बिल्कुल साफ सुथरा है। उनका ये कहना था कि उनका जो रिजीम है खमनई रिजीम, उससे वो खुश है, नाराज है, वो बदलना चाहते हैं अपने सुप्रीम लीडर को। उनका ये बिल्कुल कतई उनका ये मन नहीं था कि कोई बाहरी देश आए और उनकी हत्या कर दे। ये उनका इंटरनल मामला था। वो चाहते थे कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं और खमनई खुद गद्दी छोड़ दे, कोई दूसरा सुप्रीम लीडर बन जाए, लेकिन हुआ एक दूसरे रास्ते से वहाँ रिजीम बदल दी गई। वहाँ पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देते हैं। यहीं पर आम ईरानी नाराज हो जाता है और आज स्थिति यह है कि सड़क पर रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। कल तक जिस खमनई के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते थे, नारे लगाते थे, आज उसकी याद में वो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब साफ है, उन्हें ये कतई मंजूर नहीं हुआ कोई बाहरी देश, अमेरिका हो, इजराइल हो, उनके देश पर हमला कर दे, सैन्य कार्रवाई करे और उनके सुप्रीम लीडर को, उनकी पूरी की पूरी सरकार को मार दे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है, अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। लग भी नहीं रहा है कि 1-2 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान आसानी से मानेगा नहीं कि वो परमाणु कार्यक्रम को रोक दे, और डोनाल्ड ट्रंप जब इतना कर चुके हैं तो वो भला क्यों रुक जाएंगे। वो तो यही कहेंगे कि अब तो हर हाल में परमाणु कार्यक्रम आपको रोकना ही पड़ेगा। तो देखना ये होगा कि अब आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में ये जो युद्ध शुरू हो गया है, जो रीजनल वॉर शुरू हो गया है, वो किस ओर जाएगा। ये रुक जाएगा या धीरे धीरे अपनी चपेट में मिडिल ईस्ट के अलावा बहुत सारे देशों को ले लेगा। मिडिल ईस्ट को तो वो अपनी चपेट में ले लिया है। जो युद्ध चल रहा है उसमें 10 देश अभी भी इन्वॉल्व है। 8 देशों पर ईरान ने हमला किया, 2 देशों ने वहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया, तो 10 से ज़्यादा देश तो पहले ही से इन्वॉल्व है। यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आ चुका है। तो आने वाले वक्त में ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि मिडिल ईस्ट से बाहर ना चला जाए ये युद्ध, और धीरे धीरे एक महायुद्ध ना बन जाए, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। हालांकि अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया चीन की तरफ से आ रही है
जो रूस के तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन उनकी पॉलिसी में होगा। धीरे धीरे मामला शांत हो सकता है। वहाँ पर नई लीडरशिप टेक ओवर कर चुकी है और उसके बाद हो सकता है बातचीत के टेबल पर दोनों आ जाएं और एक फेस सेविंग फार्मूला निकल आए जिससे ईरान को भी आसान हो किसी भी बात को मानना और डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिद पकड़ रखा है वो भी रह जाए। देखेंगे आगे क्या होता है और ऐसी कोई अगर नई जानकारी आएगी तो मैं फिर आऊँगा, आपको फिर से आकर बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।